हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है। उसमें दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय नंबर 4 कृषि कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिया है। और अब बारी आती है दोस्तों हमारे एमसीक्यूज की, यानी बहुविकल्पी प्रश्न की। कैसे कैसे एमसीक्यूज इस पूरे चैप्टर से बन सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। एक एक करके सारे एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों, जो भी एमसीक्यूज आएंगे ना, उसका अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको उत्तर लगाने में आसानी हो। मेरे साथ साथ आप भी इसको देखते हुए चले और सही उत्तर का चुनाव जरूर कर ले, क्योंकि जब मैं सही उत्तर लगाऊंगा तब आपका भी उत्तर सही होना चाहिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होंगे। प्रश्न क्रमांक प्रथम बोलता है कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है। प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है। वो क्रियाएं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और परिष्करण किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किस में करते हैं? प्राकृतिक संसाधन का उत्पादन करते हैं। क्या हम लोग खेती में करते हैं? बिल्कुल, कृषि प्राथमिक क्रिया है, ये तो हम समझते हैं। कि क्या केवल कृषि ही प्राथमिक क्रिया तो नहीं? ऐसे तो ऑप्शन नंबर क हमारा सही होना चाहिए। तो क्या केवल कृषि? जब हमको पहला ऑप्शन दिखता है तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं कि जैसे हमको राइट आंसर दिखा, हमने क्लिक कर दिया, लेकिन हमने और ऑप्शन पढ़े नहीं। हो सकता है और ऑप्शन में कुछ नया देखने को मिले। हम ऑप्शन नंबर बी की ओर जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ख की ओर जाते हैं। मछली पालन। क्या मछली का पालन भी जो है, भाई मछलियां भी तो प्रकृति का ही देन है, प्राकृतिक चीज है, तो मछली पालन भी क्या उसमें आएगा? प्राथमिक क्रिया में आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, मछली पालन भी जो है ये भी प्राथमिक क्रिया में ही आता है। तीसरा, पेड़ काटना। क्या पेड़ काटना प्राथमिक क्रिया में आएगा? ये बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि भाई यार पेड़ काटना तो गलत चीज होती है, क्या पेड़ काटेंगे तो उससे क्या होगा? ये प्राथमिक क्रिया है कि नहीं? इसमें बहुत सारे बच्चे जानबूझ करके ये पॉइंट इसलिए डाला गया है क्योंकि कई सारे बच्चे सोचेंगे कि पेड़ काटना तो गलत है। वो गलत तो है। अरे यार, इंडस्ट्री लगाना में इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी गलत है, फिर भी उद्योग लगाए जाते हैं ना। प्लास्टिक बनाना भी गलत है, लेकिन फिर भी उद्योगों में बन रहा है। ऐसे तो खनन करने वाले, जब खनन होता है तब भी बहुत सारा धूल मिट्टी और बहुत सारी गैसेस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन फिर भी करते हैं ना। तो ये मत देखो कि पेड़ काटना गलत है, आप ये देखो कि क्या वो प्राथमिक क्रिया है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये प्राथमिक क्रिया है, भले ही वो क्रिया पर हमें रोक लगाना की आवश्यकता है, लेकिन प्राथमिक क्रिया तो है। तो हमारा जो सही आंसर वो क्या बनेगा दोस्तों? घ वाला जो उत्तर है हमारा सबसे सटीक और सही उत्तर बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला हमारा आंसर जो है वो वही है, घ नंबर का आंसर, यानी तीनों की तीनों कौन? कृषि, मछली पालन और पेड़ों की कटाई। ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा आपका प्राथमिक क्रिया। इसमें मैं उद्यानिकी भी बोल सकता हूँ, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर और ये जो एपी कल्चर, जो कल्चर का नाम बताया था मैंने आपको कि कृषि की जो शाखाएं हैं वो सब किस में आएगी? इसमें आएगी। खनन भी इसमें आएगा। सारा प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण तो है। बढ़ते हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि द्वितीय क्रियाएं कौन कौन सी है। हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्रियाओं के बारे में बहुत आराम से पढ़ा था और समझा भी था कि इसमें क्या क्या आएगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सी है। क्या कौन सी है? द्वितीय क्रिया कौन सी है? इस्पात निर्माण। इस्पात मतलब लोह इस्पात की जो कंपनी होती है ना, लोह इस्पात बनाने वाला जो उद्योग होते हैं, मतलब उद्योग में जो लोहा बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, चादरें बनाई जाती है लोहे की, बहुत काम की चीज़ है। क्या ये द्वितीयक है? मैंने बताया द्वितीयक चीज़ क्या करती है? जो प्राथमिक चीज़, जो प्राथमिक क्रिया के जो उत्पाद आते हैं, जो फसलें आती हैं, उनको अच्छे बेहतर उत्पाद में बदल देते हैं। जैसे कारखाने, सारे कारखाने दोस्तों इसी में आएंगे। तो पहली बात तो ये तो ठीक है, तो हो गया, ये तो सही आंसर है कि भाई इस्पात तो होना चाहिए। क्या खाली इस्पात ही राइट आंसर है और ऑप्शन नहीं देखेंगे? दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, डबल रोटी। डबल रोटी क्या होती है? डबल रोटी ब्रेड आपने खाए होगे ना, ब्रेड, डबल रोटी, टोस्ट आप लोग खाते ही हैं, जो चाय के साथ हम लोग खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डबल रोटी। ये डबल रोटी तो डेली आप खाते हैं। आपने सोचा काई से बनती है? किस चीज़ से बनती है? ये बनती है दोस्तों गेहूं से।
तो गेहूं से कैसे बनती है? पहले गेहूं को क्या है कि गेहूं पहले कटा, फसलें काटी गई, काटने के बाद वो किसी इंडस्ट्री में गई होगी जहां पर आटा पीस करके और फिर उसको डबल रोटी में कन्वर्ट किया होगा। तो कुल मिलाकर के क्या कह सकते हैं, ये उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो डबल रोटी भी बिल्कुल द्वितीयक प्रक्रिया है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। तीसरे की ओर बढ़ते हैं, क्या कपड़ा बुनना जो है वो द्वितीयक क्रिया है? कपड़ा बुनना, ये कपड़ा किस चीज से बनता है दोस्तों? ये कृषि फसल होती है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कपास। जब कपास उगता है तो कपास को भेजा जाता है कंपनीज में, यानी उद्योगों में भेजा जाता है, और उद्योग क्या करते हैं, उसी कपास से कपड़े की बुनाई करते हैं। तो कपड़ा जो है वो उत्पाद हो गया, फसल का उत्पाद हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी हो गया आपका द्वितीयक क्रिया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। आसान हो गया आपका समझना ये कि यार इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर बिल्कुल सटीक है, उत्तर नंबर 4 यानी घ इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी यानी सारी की सारी क्रियाएं क्या है, द्वितीय क्रियाएं हैं। तो ये तो आंसर चेक कर लेते हम लोग कि हमारा उत्तर क्या हम लोग सही है। तो बिल्कुल हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक है। इस्पात निर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, ये होती है जो है द्वितीयक क्रियाओं में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है तृतीयक क्रियाओं के बारे में कि तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं। तो तृतीय क्रिया क्या होती है? तृतीय क्रिया में क्या होती है, मैंने एक चीज बोली थी आपको, तृतीय क्रिया मतलब जो दोनों प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा प्रदान करती हो। जो प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया दोनों को सेवा प्रदान करती है। सेवा कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये फसलें उगा ली, सब कुछ हो गया, या मान लो कोई प्रोडक्ट बना दिया कंपनी ने कूलर बना दिए, मान लो गर्मी का समय चल रहा है, कूलर बना दिए। अब इन कूलर को बेचना है तो दुकानदार क्या करे, बेचेगा इसको। बेचना मतलब क्या हो गया, व्यापार करना हो गया ना। तो व्यापार क्या हुआ दोस्तों, सेवा ही तो हो गई। व्यापारी जो होते हैं वो आप तक चीज पहुंचाते हैं, दुकानदार जो होते हैं ना उनको व्यापारी तो बोलते हैं, या आप तक कोई चीज पहुंचाते। सोचे अभी कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुकान से जो चीज आप खरीदते हैं, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट खरीद के लाओ, चॉकलेट वॉकलेट जो भी आप चीज खाते हो दिन भर में, कभी आपने सोचा है कि वो कहाँ से आई होगी? उसमें पढ़ना, उसमें पीछे हमेशा लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ वो बनती है। तो जहाँ बनती है वहाँ लिखा होगा कि भाई यार ये मुंबई है या दिल्ली है या किसी कलकत्ता या किसी भी शहर में बन रही होगी, शहर का नाम जरूर लिखा होगा। तो आप समझना कि वो वहाँ से यहाँ तक कैसे आई, किसने उसको पहुँचाया, तो उसको कहीं ना कहीं परिवहन के माध्यम से पहुँचा होगा, तो वो भी तो सेवा हो गई। और वो कहाँ बना होगा। कुल मिलाकर के ये है कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में जो भी उत्पाद बनते हैं उसको आप तक पहुँचाना जो है वो सेवा कहलाएगी। या हर वो चीज़ जो आपको सर्विस दे रही, सेवा दे रही, वो क्या कहलाएगी, तृतीय क्रिया। अब क्रिया मान लो बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग क्या होता है? बैंक जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। बैंक में होता क्या है, बैंक बनाए किस लिए गए, हमारे पैसे हम जमा कर सकते हैं। आपके अब पिताजी से पूछना है कि उनके पैसे कहाँ है, वो पैसे दिखाई नहीं देते, घर पे तो पैसे लाते नहीं, तो कहाँ जाते हैं? वो बोलेंगे बेटा सब बैंक में रखे हुए। क्यों रखे हुए? क्योंकि विश्वास है कि वो बैंक आपको सुविधा देगा, गारंटी देता है आपके पैसों को सुरक्षित करने की। तो सेवा ही तो दे रहा है, एवज में वो कुछ परसेंट काट लेता है, कुछ सर्विस चार्ज काट लेता है, जो भी बहुत नॉमिनल होता है दोस्तों। और ये बैंक आपको उसमें इंटरेस्ट भी तो देता है, इंटरेस्ट भी तो दे रहा है, प्लस आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देता है, प्लस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए फ़ोन पे, यूपीआई, बहुत सारी तो सुविधा दे रहा है। अगर इतनी सारी सुविधा दे रहा है तो बैंक क्या है, आपके लिए सेवा ही तो दे रहा है, सर्विस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय क्रिया बोलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा बीमा। बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है? LIC इंश्योरेंस करवा लो, कोई ये इंश्योरेंस करवा लो, बहुत सारे पॉलिसी बाजार में ये इंश्योरेंस करवा लो, लगातार टीवी पे आप देखते हैं। ये होता क्या है, इन केस एक्सीडेंट हो गया या इन केस कुछ हो गया तो क्या होता है, आपको ये जो कंपनी होती है, बीमा कंपनियां, ये आपका खर्च उठाती है। मगर अगर आपने बीमा कराया, मान लो आपने अपनी गाड़ी का बीमा करा के रखा है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का जो जितना भी क्लेम होता है वो सारा वो बीमा कंपनी भर देती है। तो दोस्तों ये सेवा नहीं तो और क्या है, तो ये सेवा है, तो बीमा भी क्या है, सेवा है। तो राइट आंसर क्या होगा, तीनों जब सही है तो राइट आंसर चौथा ही होना चाहिए। देख लेते हैं हम सही हैं या गलत। क्या हम सही है? बिल्कुल हम लोग सही हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या है, तृतीयक क्रियाओं में आती है दोस्तों। तो ये तृतीयक क्रियाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। कृषि कौन सी क्रिया है? कृषि कौन सी क्रिया है? क्या कृषि प्राथमिक क्रिया है, क्या कृषि द्वितीय क्रिया, या कृषि कोई सेवा है?
तो कृषि प्राथमिक क्रिया है या द्वितीय या तृतीय है? तो बिल्कुल आसान है इसको समझना, इसका ऑप्शन कोई भी लगा देगा। तो कृषि कौन सी, प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है? इसमें प्राथमिक द्वितीय की जगह क्या लिख दिया, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्रिया में दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका कि यह एक प्राथमिक क्रिया है। क्या इसका आंसर सही लगाया हमने? बिल्कुल हम सही है कि कृषि प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है? भारत की कितने परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती है? हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 60 से 70% पता है हमको, प्रतिशत पता है, लेकिन यहाँ परसेंट तो नहीं पूछा है। यहाँ पूछा है 2/3, 1/5, 1/2। इसको कैसे निकाला है? थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा दोस्तों आपको। मान लो 100% जनसंख्या है ना, 100% जनसंख्या, तो हम लोग मान लो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, ये सी वाला 1/2। तो इसका 1/2 निकालते तो कितना निकलेगा, 1/2 निकलेगा, तो इससे काटेंगे तो 50%। क्या 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कृषि करती है 50% जनसंख्या, निर्भर नहीं है। तो निर्भर तो ज़्यादा हो गई ना, कृषि पर निर्भर उससे ज़्यादा लोग हैं। हम बोल रहे हैं कितना, 60 से 70% हमको पता है। इसका मतलब 1/2 तो नहीं होगी। अब जब 1/2 नहीं होगी तो 1/5 कैसे होगी? वो तो और 20% हो जाएगी। देखो 100 का 1/5 निकालेंगे तो ये 5 दूनी 10 है ना, तो 20 हो गया। तो इसका मतलब 20% लोग थोड़ी ना कृषि पर, हम तो 60 से 70%। तो हमारे दोनों ऑप्शन तो गलत है। जब आपके दोनों ऑप्शन गलत है तो आपका तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, मान लो 100 लोग हैं, 100% जनसंख्या है, उसका 2/3 निकालेंगे तो ये 2/3 लगभग कितना आएगा, लगभग 66% के आसपास आएगा। अरे 66% इसका मतलब कितना है दोस्तों, 60 से 70 के बीच में है। हम सही, बिल्कुल सही थे हम लोग कि ये 60 से 70 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो क है वो सही है। 2/3 लोग इस पर निर्भर है। क्या हम लोग सही है? बिल्कुल हम लोग सही है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कितने जनसंख्या कृषि करती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 50%। हमने क्लास के दौरान ये सीखी थी, 1/2 इसका राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर क्या होता है? कल्चर तो समझ में आ गया आपको कि ये खेती करना हो गया, उत्पादन करना है, पालन करना हो गया। लेकिन सेरी का मतलब क्या होता है? सेरी का मतलब क्या होता है? क्या सेरीकल्चर का मतलब फलों की खेती करना है? आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे, अदरवाइज आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अब क्या अंगूर की खेती करना होता है? तो देखो फलों की जो खेती की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हार्टिकल्चर। इसको ऐसे समझिएगा, हार्टिकल्चर। तो शायद आपको उत्तर निकालने में आसान। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विटीकल्चर। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, विटीकल्चर भी हमारा ऑप्शन नहीं है। मत्स्य पालन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मत्स्य पालन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीसी कल्चर। तो ये भी मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नहीं होगा, पीसी कल्चर। ठीक है, तो ये तो 3 ऑप्शन तो खत्म हो गए। रेशम के कीटों के उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? सेरी कल्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो आप समझदार हैं, आप लगा सकते हैं ऑप्शन आपका क्या सही है कि रेशम के कीटों का उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आपसे कि ये रेशम के जो कीड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, ये कहाँ, कौन से पेड़ पर किस पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? शहतूत के पेड़ से प्राप्त किए जाएंगे, ये आपका आंसर होगा। शहतूत के पेड़ों से रेशम के कीटों का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा शहतूत के पेड़ से इसका उत्पादन होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपका है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? अभी मैंने जस्ट बताया, सारे कल्चर बता दिए, क्लास में भी सारे बता दिए। अब इतनी बार बताने के बाद भी अगर आपको याद नहीं है तो आपको बार बार रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी मेमोरी को आपको शार्प करना पड़ेगा कि पीसी कल्चर क्या है। रेशम के कीटों को अभी हमने समझा कि वो तो सेरीकल्चर है, वो तो हो ही नहीं सकता। अंगूर की खेती हमने समझ ली, विटीकल्चर है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि पीसी कल्चर पूछा है। और फलों तो आप जानते हैं ना, हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन को कहते हैं। सीधा सा आंसर है उसका मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? मत्स्य उत्पादन, यानी मत्स्य पालन।
मत्स्य पालन कैसे होता है? मछलियों का पालन। आप बोलोगे सर मछलियाँ तो पकड़ी जाती है, पालन कैसे होता है? तो दोस्तों क्या होता है, कुछ तालाब होते हैं, कुछ छोटी छोटी झीलें होती हैं, उनमें क्या करते हैं, मछलियों के पहले बीज डाले जाते हैं, मछलियाँ पहले वहाँ पर पाली जाती हैं। फिर जब वो मछलियाँ बड़ी हो जाती है तब उनको वहाँ से निकाल के उनको भोजन के रूप में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसको पालन ही बोलते हैं, एक तरह की खेती होगी पिसिकल्चर। ये नहीं खाली समुद्र में गए और ऐसे ऐसे मछली पकड़ ली, ऐसा डंडा लेकर के, वो नहीं होती है। वो तो आप फिशिंग बोलते हैं उसको, तो आपने मछली पकड़ना हो गया। पालन में तो बहुत बल्क में, बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पालन की जाती है, तो एक तरह की खेती हो गई वो तो, ठीक है। नेक्स्ट, विटीकल्चर किसे कहते हैं? सारे कल्चर तो हमने पढ़ लिए, विटीकल्चर किसे कहते हैं? क्या हम लोग रेशम के कीड़ों को कहते हैं? नहीं, रेशम के कीटों का उत्पादन तो सेरीकल्चर कहलाता है, विटीकल्चर कैसे हो गया? नेक्स्ट, क्या फलों के उत्पादन को? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आप बोलोगे हार्टिकल्चर क्या है फिर? फलों का उत्पादन, तो फलों फूलों और सब्जियों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। और मत्स्य पालन अभी हमने समझा पिसिकल्चर। तो विटीकल्चर बचा क्या है दोस्तों? अंगूर के उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड विटीकल्चर। आपको पता है अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन दुनिया में कौन सा देश करता है? अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन दुनिया में 2 देश करते हैं दोस्तों, और वो है आपके फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इन पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये दो देश है दोस्तों जहाँ पर अंगूर की खेती, विटीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्यों होता होगा? इसका सीधा सा फंडा है, हमने समझा कि कृषि को करने के लिए क्या ज़रूरी है? जलवायु। वहाँ की जलवायु सबसे उपयुक्त है अंगूर की खेती के लिए। इसीलिए दोस्तों फ्रांस में दुनिया की सबसे उत्तम किस्म की शराब बनाई जाती है। आपको पता है अंगूर से क्या बनता है? हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन अंगूर से शराब भी बनाई जाती है। पूरी दुनिया में सबसे उच्च किस्म की जो शराब बनाई जाती है दोस्तों, वो फ्रांस में बनाई जाती है। एक शराब का आपने जरूर नाम सुना होगा, अक्सर आपने देखा होगा ना कि इंडिया टीम जीतती है तो एक बड़ा सा इतना बड़ा बोतल लेके वो ऐसे करके उसको एकदम उड़ाते हैं। वो क्या होता है? अगर आप में से किसी को नाम पता होगा जरूर आप बता पाओगे। उसका नाम है दोस्तों शैंपेन। शैंपेन बोलते हैं ना हम लोग उसको, शैंपेन। शैंपेन की बोतल लाओ भैया, शैंपेन उड़ाओ। अगर आपको बहुत खुशी हो रही है, बहुत लोग शैंपेन की बोतल खोलते हैं। ये ऐसा मानते हैं विदेशों में कि ये बहुत शुभ माना जाता है। हम लोग क्या करते हैं भारत में? हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो पुरानी हम विदेशी जो पद्धति उसको इस्तेमाल करते हैं। भारत में हम क्या करते हैं? भारत में हम लोग दोस्तों नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हम लोग मिठाई बांटते हैं। हमारा तरीका है, उनका तरीका ये शैंपेन क्या है? ये शैंपेन जहाँ बनती है ना, उसी शहर का नाम शैंपेन है। वो फ्रांस का है दोस्तों। फ्रांस के उस शहर का नाम शैंपेन है जहाँ पे ये शैंपेन बनती हैं। और ये अंगूर की खेती वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। इस वजह से वहाँ पर सबसे उत्तम किस्म की जो है शराब उपलब्ध हो जाती है। हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमारे उत्तर से मतलब है। आपका उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है अंगूर। अंगूर की खेती को हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? हार्टिकल्चर मतलब होता है सब्जियों का उत्पादन। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सीधे हम लोग सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों का उत्पादन। खाली सब्जियों का ही नहीं होता है, सब्जियों के साथ साथ अगर फलों का भी पूछ लिया या फूलों का भी पूछ लिया तो भी एक ही बात है। सब्जियों, फलों और फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है हार्टिकल्चर। ये आपका कहलाता है हार्टिकल्चर। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर है सब्जियों के उत्पादन, फलों के उत्पादन, फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? श्रम व प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? हमने श्रम के आधार पर और प्रौद्योगिकी के आधार पर पढ़ा था दोस्तों। अगर आपने क्लास अटेंड की है तो मैंने लिखा था, एक तो है निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि? निर्वाह कृषि कहा जाता है एक को, तो कि निर्वाह कृषि को हम लोग बोलते हैं कि ये श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर बांटी गई। दूसरी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर बांटी गई कृषियाँ हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? आप समझ गए, उत्तर होगा दो प्रकार से बांटा गया। तो 2 प्रकार की कृषि होती है। हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? 2 है। ये दोनों नाम आप ध्यान रख लेना क्योंकि ये काम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है। अगर ये आपने अभी देख लिया होगा तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि
किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की कृषि होती है। तो श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर हमने देखा कि कौन सी होती है, निर्वाह कृषि होती है। बिल्कुल राइट आंसर। क्या खाली निर्वाह ही होती है? नहीं भैया, वाणिज्यिक कृषि भी तो होती है, तो वाणिज्यिक कृषि भी उसका सही आंसर है। क्या मिश्रित कृषि भी होती है? मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। तो जब वाणिज्यिक कृषि दे ही दिया तो मिश्रित कृषि देने का तो मतलब ही नहीं था ना। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर है, तीसरा गलत आंसर है। इसका मतलब हम लोग पे दो आंसर तो लगा नहीं सकते। आप चौथा देखिए ना, चौथा क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, 1 और 2 दोनों सही है। तो बिल्कुल दोस्तों, निर्वाह कृषि भी सही है और आपका वाणिज्यिक कृषि भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका सबसे आखिरी वाला, यानी ये सही है। देखते हैं हम सही है या गलत। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दोनों की दोनों कृषियां जो है ये श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर बांटी गई है। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? एक कृषक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस प्रकार की कृषि करता है? तो एक कृषक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या निर्वाह कृषि करता है, क्या वो वाणिज्यिक कृषि करता है, या वो मिश्रित कृषि करता है, या फिर उपरोक्त में सारे सभी सही हैं? तो देखो, कोई कृषक परिवार है जो अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमने पढ़ा था दोस्तों इसको कि उस कृषि को क्या कहते हैं। उसमें श्रम भी कम होता है, पूंजी भी कम होती है, उत्पादकता भी कम होती है, और घर के ही लोग उसमें श्रमिक होते हैं। तो ऐसी कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी कृषि को हम लोग बोलते हैं दोस्तों निर्वाह कृषि। देखते हैं हमारा आंसर इसमें क्या है। इस कृषि को हम लोग बोलते हैं दोस्तों निर्वाह कृषि। तो इसका सही आंसर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि, यह भारत में से एक और नाम दिया था ना मैंने, झूम कृषि भी तो बोलते हैं इसको, कि झूम कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है? थोड़ा सोचिए और समझिए कि हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपने देखा होगा, या आपने किताब तो पढ़ी होगी ना, उसमें क्या समझा हमने देखा था कि स्थानांतरित कृषि जो है यह आदिम निर्वाह कृषि का उदाहरण है। मतलब आदिवासी जनजातियाँ इसको करते हैं, जंगलों में निवास करने वाली जो जनजातियाँ होती है वो इस प्रकार की कृषि करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की कृषि में होता क्या है? इस प्रकार की कृषि में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि एक बार पूरा जंगल जो एरिया है उसमें से कुछ हिस्सा काट करके भूमि साफ की जाती है। भूमि साफ कर ली, फिर उसमें खेती कर रहे हैं। चूँकि इनके पास, आदिम जनजातियों के पास में न तो ट्रैक्टर मशीन होती है, ना कोई उन्नत बीज होते हैं, और ना ही इनके पास में कोई अच्छी उर्वरक होते हैं, कीटनाशक भी नहीं होते हैं, और ना ही ये प्लव करते यानी खेत की जो जुताई होती है वो भी नहीं करते। तो होता क्या, फिर उससे में क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बंजर हो जाएगी भूमि। 2 से 3 साल के बाद ये भूमि पर खेती करना बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? दोबारा दूसरे जंगल को काटते हैं, कुछ पेड़ों को और काटेंगे, फिर इतना बड़ा हिस्सा तैयार करेंगे, फिर वहां पर खेती करेंगे। तो इस प्रकार की बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। अब जो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? पहला ऑप्शन, बार बार स्थान बदल कर खेती करना, क्या इस प्रकार की खेती होती है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करना। उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करना तो भैया निर्वाह कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो गई, या वाणिज्यिक कृषि भी बोल सकते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, ये तो हो नहीं सकता, या तो 1 सही है या 2 सही है, इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, मैंने बोला बार बार स्थान बदलना। समझ गए होंगे आप इतना तो, कि मैंने इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया था कि ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, मैक्सिको में इसे क्या कहते हैं? देखिए, ब्राज़ील में रोपा, मैक्सिको में मिल्पा, और एक और मलेशिया नाम का देश बताया था जहाँ पर इसे लदांग नाम से जाना जाता है, और भारत में झूम कृषि के नाम से इस कृषि को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, इसको करना चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बार बार स्थान बदलकर खेती करना ही स्थानांतरित खेती कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कृषि, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में, ये तो बिल्कुल सही है। भारत में इसे किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, ये तो राइट आंसर आपका। नेक्स्ट, क्या मिल्पा मैक्सिको में जानते हैं? हमने पढ़ा था, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं इसको। क्या ब्राजील में इसे रोका कहते हैं? तो बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तो चारों ऑप्शन सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकता था पता है? इस ऑप्शन को बदल दिया। मान लो मैंने इस ऑप्शन को बदल दिया, हमको यही तो थोड़ी सी हमको दिखाना है। मैंने बता दिया कि मिल्पा को कर दिया कि मिल्पा जो है
मैक्सिको की जगह मैंने डाल दिया मलेशिया, क्योंकि मैक्सिको भी म से शुरू होता है और मलेशिया भी, तो कई बार नाम से कन्फ्यूजन हो जाता है। और फिर ब्राज़ील को रोका मैंने डाल दिया, रोका जो है वो होती है कहाँ पर, मैंने डाल दिया ये ब्राज़ील की बजाय डाल दिया मैंने मैक्सिको। तो क्या हो गया, आपके सारे क्वेश्चन गलत हो गए फिर तो राइट आंसर क्या होगा फिर आपका अकेला एक हो जाएगा ना, ये दो तो मैंने उल्टे कर दिया। तो फिर पूरा ध्यान देखना पड़ेगा कि यार आपको याद होना चाहिए कि रोका किसको बोलते हैं और मिल्पा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने डिफरेंट करके देखा है तो वो भी सही हो सकता है। तो यहाँ तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। चलवासी कृषि किसे कहते हैं? चलवासी कृषि क्या होती है? अक्सर आपने यात्रा करते समय देखा होगा कि आपकी गाड़ी के सामने बहुत सारी भेड़ें आ गई हो या ऊँट आ गई हो। ये भेड़ और ऊँट जो है आपका रास्ता रोक लेते हैं, आप बहुत परेशान होते हैं, फिर उनको भगाते ही धीरे धीरे अपना गाड़ी निकालते हैं। जैसे आप गाड़ी निकालते हैं आगे एक और ग्रुप आ जाता है, फिर निकालते आगे एक और ग्रुप आ जाता है। बार बार ये इन पशु इन भेड़ों के और ऊँट के ग्रुप आ जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। दोस्तों ये लोग होते कौन है जो भेड़ लेकर के आते हैं? ये वो लोग होते हैं जो चरवाहे होते हैं, जिनको चराते हैं। कहाँ से आते हैं? ये उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पानी की और चारे की समस्या है दोस्तों, क्योंकि उनकी जलवायु शुष्क होती है। जैसे राजस्थान, शुष्क जलवायु होने के कारण गर्मी के समय में वहाँ पर पानी भी खत्म हो जाता है और चारा भी खत्म हो जाता है। तो पानी और चारा दोनों खत्म होने की वजह से क्या समस्या आती है? उन लोगों को उनको पशुओं को चराने के लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था करने के लिए कुछ देखना पड़ता है जुगाड़ दूसरा। तो वो आसपास के राज्यों में घूमते, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और राजस्थान के वो इलाके जहाँ शुष्क एरिया नहीं है, उसके अलावा गुजरात और हरियाणा, इन क्षेत्रों में आपको ये समस्या रोड पे दिखाई देगी, तो आपने ज़रूर फेस की होगी। तो इसका ऑप्शन समझते हैं। पहला क्या, पशु चारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं। पशु चारक जो होते हैं वो जलवायु परिवर्तन जब होता है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन मतलब जैसे ही ठंड से गर्मी आई, पानी खत्म हो गया, चारा खत्म हो गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या चलवासी कृषि यही है? हम लोग और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हमें और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने यही तो सीखा है। वे चारे की तलाश में दूसरे स्थान पर घूमते, बिल्कुल सही, ये भी सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो फिर और ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्या बोलता है? एक और दो दोनों सही है। ये तो सही लग रहा है कि एक दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं हमारा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये भी सही है। जब ये भी सही है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ग सही होगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर है कि चलवासी जो होते हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से शुष्क एरिया में जो होते हैं वहाँ पे पानी और चारे की कमी आ जाती है। तो चारे के लिए एक से स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते और उनको चराते रहते हैं। सोचो अभी तो इतनी सुविधा है फिर भी कि उनको चराने के लिए जगह मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इन चरावाहों को जगह भी ना मिले, क्योंकि अब लगातार लोग अपने खेतों में फेंसिंग कर रहे हैं, कुछ खेत खाली छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो उनमें फसलें, उनमें चारा जो उग रहा है उसमें भी घुसने नहीं दे रहे। तो ऐसे में बेचारे ये लोग क्या करेंगे? तो इनकी भविष्य पर थोड़ा सा संकट तो है। लेकिन हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए होता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल तैयार हो जाती है, उसे कृषि क्या कहते हैं? वो तो पूरा वो तो निर्गत हो गया ना। आखिरी में किसान खेती में काम करता है तो वो तो किसान खेती में काम करता है, उसमें सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई जो भी चीज़ें होती है वो कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है तो वही वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। आपने समझ लिया होगा, वाणिज्यिक कृषि में केवल फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए नहीं करते। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित मतलब फसल उत्पादन कर रहे हैं, फूल फलों का उत्पादन कर रहे हैं, साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, एक साथ एक से ज़्यादा तरह की खेती करना मिश्रित कृषि कहलाती है। क्या हमारा ऑप्शन इस लाइन पर सटीक बैठता है? जिस भूमि पर भोजन के लिए फसल उगाई जाती है, या जिस भूमि पर भोजन के लिए फसल उगाई जाती है, तो खाद्यान्न फसल उगाते तो मिश्रित तो नहीं है वो। नेक्स्ट है, जिस भूमि पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। तो जिस भूमि में, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो शायद हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिस भूमि में भोजन के लिए फसल और पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। तो दो तरह की होगी ना, पशुपालन भी हो रहा है और फसलें उत्पादन भी हो रही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन देखो अब क्या है, एक और दो दोनों सही है। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों सही है। जिस खेती में पशुपालन के साथ साथ फसलों का उत्पादन किया जाता है वह खेती आपकी क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं?
विश्व की प्रमुख जिसको हम लोग खाते हैं, अनाज के रूप में खाते हैं? क्या गेहूं रोज आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, मक्का का इस्तेमाल भी करते हैं? ये तीनों की तीनों विश्व की प्रमुख मुख्य खाद्य फसल है। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें ये तीनों हैं, गेहूं, चावल, मक्का, पूरी दुनिया में खाई जाती हैं। इस वजह से सबसे मुख्य फसलों में ये 4 के 4 ऑप्शन आपके सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, पेय फसलें कौन सी है? पेय फसलें मतलब जिन फसलों का उत्पादन करने के बाद उनका इस्तेमाल पीने में किया जाता है, वो सारी फसलें कौन सी दोस्तों? वो सारी फसलें कहलाती हैं आपकी पेय फसलें। और पेय फसलें में जैसे फॉर एग्जांपल चाय, क्या आप चाय पीते हैं? बिल्कुल आप चाय पीते होंगे। सुबह उठते से ही सबसे पहले आप अपना बेड छोड़ने से पहले ही मम्मी को चिल्ला करके बुलाते होंगे कि मुझे चाय चाहिए। सबसे पहले दिन में आप जिस चीज़ को याद करते हैं वो तो आपका पेय पदार्थ है। कुछ लोग जो चाय नहीं पीते बोलती है थोड़ा सा वो थोड़े स्टाइलिश भी होते हैं, कुछ बोलते हैं ना कि यार मेरा अलग ही एक एटीट्यूड है, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। कॉफ़ी क्या होता है? कहवा, वो कॉफ़ी होता है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों क्या हो गया? आपके दोनों पेय पदार्थ हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया ग वाला, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मिलेट किसे कहते हैं? मिलेट किसे कहते हैं दोस्तों? हमने बताया था कि बाजरा मिलेट है, ज्वार मिलेट है, रागी जो शब्द निकलती है वो भी क्या है? मिलेट है। तो ज्वार, बाजरा और रागी तीनों मिलेट्स होते हैं। तो ये है क्या? ये तीनों मोटे अनाज होते हैं, ये मोटे मोटे अनाज होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे पास जब ज्वार, बाजरा, रागी ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास इन तीनों को कॉमनली क्या बोला जाता है? मोटा अनाज बोला जाता है। तो मिलेट्स क्या होगा दोस्तों? आपका मोटा अनाज होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? मोटा अनाज ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, रेशेदार फसल क्या होती है? रेशेदार, जिससे रेशा निकलता है। क्या कहवा कॉफी से रेशा निकलता है? क्या जूट से निकलता है? तो जूट से तो रेशा निकलता है, लेकिन कॉफी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या कॉफी से रेशा निकलता है? याद करो वो फोटो जो मैंने आपको बताया था कक्षा के दौरान जब हम लोग क्लास ले रहे थे, तब मैंने बताया था कि छोटे छोटे कॉफ़ी के से कॉफ़ी बाइट्स होते हैं और उनको फिर पीस के कॉफ़ी बनाई जाती है पाउडर में, तो वहाँ रेशा तो आपको नहीं दिखा। तो आंसर जो है वो तो ख वाला बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या आपका? तो कभी कभार क्या सोच लिया कि यार 1 और 2 बार बार सही हो रहा है, तो यहाँ ये 1 और 2 सही नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जूट ही आपका राइट आंसर होगा। केवल जूट में रेशा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल की फसल के लिए किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? चावल के फसल के लिए किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो चावल के फसल के लिए हमें एक तो अधिक तापमान चाहिए, पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, तो अधिक तापमान चाहिए, तो बिल्कुल अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। उचित तापमान चाहिए तो वो भी जरूरत पड़ती है। क्या अधिक आर्द्रता और वर्षा चाहिए? तो चावल के खेत तो वैसे भी पानी में डूबे रहते हैं दोस्तों। आपने कभी चावल के खेत देखे? नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये चावल का खेत है, इसमें चावल 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 ये उगे हुए हैं, बहुत सारे चावल, ठीक है, ऐसे ऐसे रो में उगे हुए हैं चावल। अब क्या होता है, इन चावल को उगने के को बढ़ाना है आगे, तो इसको पानी से भरना पड़ेगा। इस खेत को लगभग ये खेत लगातार पानी से भरे रहते हैं, दलदली एरिया हो जाता है चावल के खेत में। यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, क्योंकि मार्शल लैंड है ना ये दोस्तों। मीथेन गैस क्योंकि नाम बोला जाता है, उसको बोलते हैं मार्श गैस। क्यों? क्योंकि वो दलदल में उगती है, दलदल को हम लोग बोलते हैं मार्शल एरिया। तो ये ऐसे उगती है, तो उसके लिए तो अधिक तापमान, आर्द्रता, वर्षा सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमें भी सब कुछ चाहिए, उपरोक्त सभी चाहिए। तो उपरोक्त सभी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर है कि चावल की खेती के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चावल का अग्रणी देश कौन सा होता है? चावल का अग्रणी देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल कौन उगाता है? जब मैं चावल पढ़ा रहा था तब मैंने बात बताया था कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है दोस्तों। ये अकेला सब पे भारी है, चाइना। चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। यही हमारा सही उत्तर है कि चीन में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? चावल की फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? चावल कहाँ उगाया जाता है? काली मिट्टी में उगाते हैं क्या चावल को? यार काली मिट्टी तो हमने पढ़ा था कि सर आपने बताया था कि तो कपास के लिए होती है, इसको कपासी मिट्टी भी तो बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी। तो ये तो कपास मिट्टी होगी। दूसरा, क्या जलोढ़ मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में बिल्कुल हो सकता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, और गंगा नदी जाकर के पश्चिम बंगाल में तो जाती ही है। गंगा नदी के बारे में अगर आपको आइडिया है तो उत्तराखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, और पश्चिम बंगाल में जाती है तो गंगा नदी जब बह के आएगी तो बहुत सारी मिट्टी बहा के लाएगी, और नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो चावल की खेती के लिए तो ये सबसे उपयुक्त होती हैं। बाकी लेटराइट तो नहीं, इसके लिए तो हम लोग बोल सकते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी या कॉफ़ी या आपकी चाय जो होती हैं उसके लिए ठीक ठाक होती है मिट्टी लेटराइट, बाकी उसके लिए नहीं है। बाकी चावल के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चावल के लिए सबसे उपयुक्त ये होती हैं। आप उगाने को कहीं भी उगा सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा जहाँ होगी उसी को हम लोग उपयुक्त मानेंगे ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी इसका सबसे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? गेहूं कब उगाया जाता है? हमारे यहाँ पर 3 फसलों की 3 ऋतुएं मैंने पढ़ाई थी, आपको समझाया भी था कि एक होती है खरीफ की फसल जो जून जुलाई में होती है, तो गेहूं सोयाबीन होती है उस समय में, गेहूं नहीं होता उस समय में। रबी की फसल, क्या रबी की फसल में होता है? तो गेहूं के लिए जो है अच्छा खासा तापमान चाहिए दोस्तों, इतनी ज़्यादा बारिश बहुत तेज़ भी नहीं चाहिए, तो कम पानी में भी वो उग सकता है, उसको पानी सिंचाई वाला चाहिए, तो वो रबी की फसल में आ सकता है। जायद की फसल में तरबूज खरबूज आते हैं। तो आप देख सकते हैं ना रबी की फसल क्या होती है। तो रबी की फसल उगती कब है? मैं बोल दूं गेहूं इसमें आता है आपका। गेहूं जो है रबी की फसल का एक उदाहरण है। तो ये कब होती है रबी की फसल? रबी की फसल होती है दोस्तों शीत ऋतु में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शीत ऋतु, यानी रबी की फसल शीत ऋतु में होती है, और गेहूं एक मुख्य रबी की फसल है। नेक्स्ट है, कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी? अभी तो हमने बात की, कपास के लिए होती है काली कछारी मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी तो कहते हैं हम लोग। रेगुर मिट्टी भी इसी को कहते हैं, काली कछारी मिट्टी भी इसी को कहते हैं, और कपासी मिट्टी भी इसी को कहते हैं हम लोग, कपासी मिट्टी। तो राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन देखने, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी में कुछ भी नहीं। सारा कपास जो उगता है वो महाराष्ट्र और गुजरात में उगता है, जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि दक्कन का पठार वहाँ पर, दक्कन ट्रैप की वजह से वो काली मिट्टी है। प्लेटानो में थोड़ा सा आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, आपका आंसर क्या हो गया? क आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण? क्या कपास से क्या बनता है? रुई जो होती है ना, रुई निकलती है उससे, कपास से क्या बनता है? जो रुई निकल रही है आपकी, इससे बन क्या रहा है? तो कपास कच्चा माल है किस चीज़ के लिए? कपास कच्चा माल है किस चीज़ के लिए? हमने पढ़ा भी था ये तो भाई। कपास मान लो निकल गया है खेत से, तो कपास जाता है उद्योग में। किस चीज़ के लिए जाता है? उद्योग में जाता है। ये कौन से उद्योग में? सूती वस्त्र में जाता है ना, वहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपड़े बुनने के लिए आपका जो शर्ट बन के आया वो किसी सूती वस्त्र उद्योग से ही आया होगा। तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट थोड़ी बनती है, कपास से सीमेंट कैसे बनेगी? कपास, रुई तो इतने बुलाया मैं, सीमेंट कितना हार्ड होता है, तो ये तो बेतुका सवाल हो गया। मशीन कैसे बनेगी भैया? लोहे से बनती है मशीन। चीनी बन नहीं सकती, गन्ने से बनती है। सीधा सीधा आंसर हमारे पास में है, सूती वस्त्र इसका आंसर है, और यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ा है तो आंसर कर पाओगे। सुनहरा रेशा मतलब सोने जैसा दिखने वाला। कपास तो वाइट दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ आ गई, ये जूट और पटसन दोनों लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस नाम का अंदर है, लेकिन एक ही है। लेकिन हम लोग किसको समझते हैं? हम लोग किसको समझते हैं? पटसन को ही बोलते हैं। तो पटसन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट और पटसन में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों लगभग एक ही हैं। कॉफ़ी का अग्रणी देश कौन सा है? कॉफ़ी का अग्रणी देश कौन सा है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में। सेंटोस बंदरगाह नहीं पढ़ा है क्या? ये हमने पढ़ा तो था। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, दुनिया में सबसे ज़्यादा होती हैं। सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। राइट आंसर आपका कॉफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कृषि का विकास किस तरह से हो सकता है? कृषि का विकास किस तरह से हो सकता है?
कृषि विकास हमने पढ़ा था ना कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, तो पहला है कि बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि का विकास करना पड़ेगा, कृषि वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी मृदा का परीक्षण करवाना है, धीरे धीरे उसमें उर्वरकों की मात्रा कितनी डालनी वो करना है, अधिक उपज पैदा करना कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा करें, ताकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति कैसे करोगे। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सही उत्तर आपका होगा उत्तर नंबर घ, यानी ऑप्शन नंबर घ, और वो होगा आपका उपरोक्त सभी, और वही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म भारतीय फॉर्म की तुलना में कितना बड़ा होता है। एक फॉर्म भारतीय फॉर्म की तुलना में कितना बड़ा होता है, तो मैंने बताया था कि भारत में एक कृषि फॉर्म जो होता है वो लगभग 1.5 एकड़ का होता है। ये हेक्टेयर मान लो इसको, एकड़ हेक्टेयर ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा, 1.5 एकड़ मान लो, 1.5 एकड़ मान लो, 1.5 हेक्टेयर भी मान लो, तो 10 बीघा होगा, खूब से खूब, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यूएसए में एक फॉर्म कितने हेक्टेयर का है, 250 हेक्टेयर। क्या ये थोड़ा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारी तुलना में। तो राइट आंसर क्या हो गया, आपका हो गया क, यानी भारत की अमेरिका का जो फॉर्म है भारत की तुलना में बहुत बड़ा है। ये क्वेश्चन फिर वही आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के में फॉर्म का आकार क्या होता है, जो भी अभी मैंने चर्चा की कि एक तो बहुत बड़ा होता है, तो आकार कितना बड़ा होता है वो। आंसर क्या है आपके पास में, 250 हेक्टेयर होता है, उससे कम लगाना भी नहीं है। एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि 250 हेक्टेयर का एक फॉर्म होता है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कृषि तो है, खनन भी मैंने लिखा था, पशुपालन भी लिखा था, ये तीनों तो प्राथमिक क्रियाएं। तो बैंक क्या है फिर, क्या बैंक प्राथमिक क्रियाएं नहीं है, क्योंकि चारों में से एक ऑप्शन तो क्लिक करना ही पड़ेगा। तो बैंक क्या है पहले समझ लेते हैं। बैंक आपको देता है सेवा, तो जो सेवा देता है वो कौन सा है, जो सेवा देता है वो प्राथमिक तो नहीं है, वो आपका कौन सा हो गया, वो तृतीयक क्रिया हो गया, थर्ड क्रिया हो गई। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया आपका, सही उत्तर आपका हो गया बैंक ही आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आप आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती उन्हें क्या कहते हैं। जिन क्रियाओं से मनुष्य की आय बढ़ रही है और आर्थिक उन्नति हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों। ये उद्योग नहीं होते तो आय नहीं बढ़ती, खेती तेज नहीं होती तो आय नहीं बढ़ती। तो किस चीज से आय बढ़ती, क्या अनार्थिक क्रिया से, मतलब अनार्थिक क्रिया मतलब वो जिससे कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही, उससे कैसे आय बढ़ेगी, ये तो उल्टा हो गया। प्राथमिक क्रिया से बढ़ रही, खाली कृषि से आय बढ़ती है क्या, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है, ये फिर उद्योग धंधे ऐसे ही खोल दिए क्या हमने, अगर इससे बनती हो तो। आर्थिक क्रियाओं से बनती है, और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, आर्थिक क्रिया में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों क्रियाएं आती है। इस वाले ऑप्शन को हम सोच सकते हैं। सामाजिक क्रिया से केवल आप भला कर सकते, आय नहीं बढ़ा सकते। सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। आर्थिक क्रियाओं से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। अरे आर्थिक क्रियाएं तो हमने समझा था, नंबर 1 प्राथमिक क्रिया, ये तो आपने पढ़ा था ना। दूसरा द्वितीयक क्रिया, और तीसरा आपका होता है तृतीयक क्रिया। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ये 3 इसका राइट आंसर हो गया। तो क इज द राइट आंसर। देख लेते हैं हमारा उत्तर सही है नहीं। कई बार क्या हो जाता है, हम लोग कुछ और सोचते हैं और उत्तर कुछ और निकल जाता है, तो ऐसे में हमें अपने आप को सही करने का एक मौका मिल जाता है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा है। क्या चाय है। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, चाय भी पीते हैं लोग, कॉफी भी पीते हैं लोग, कोक भी पीते हैं, कोको कोला जानते हो ना आप, कोक, थम्स अप, पेप्सी, बहुत सारी चीज पीते हैं। क्या ये सभी सब सर्वाधिक पीने वाला कौन सा है। देखो सारे लोग कोको कोला नहीं पीते, गाँव के लोग कोको कोला पीते नहीं है, पीते हैं वहाँ पर भी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग कोको कोला। क्या आप रोज सुबह उठ के कोको कोला पीते हो, क्या पूरे साल भर कोको कोला पीते हो। कोको कोला केवल गर्मी के दिन में पीते, वो भी रोज नहीं, कभी कभार बाहर जाकर पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों 12 महीने हम लोग ऊपर ये घर में क्या पीते हैं, चाय। कॉफ़ी तो कभी कभार कोई मेहमान आ जाता है तो कभी कभार कॉफ़ी बन जाती है, या कभी कॉफ़ी कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। ये तो ओकेजनल, ये दोनों के दोनों। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे हमारी नीड है, रोज़ की जो आवश्यकता है, वो क्या है, चाय है। तो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, चाय। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ चाय ही है, और उसमें भी हमने इसको बनाया क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा पीते हैं। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती। चलवासी लोग होते कौन है,
मैंने बताया था ये होता है जनजाति, जनजातियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं इनको चराती रहती हैं। तो इनमें जनजाति वाला शब्द कहीं दिख रहा है आपको? गहन निर्वाह कृषि जनजाति नहीं, आदिम निर्वाह कृषि, कि आदि मानव जनजाति से जोड़ कर देख सकते हैं। राइट आंसर आपके सामने है, ये घ वाला, ये आदिम निर्वाह कृषि का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलवासी पशुचारण हमने पढ़ा भी था। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना तो आपको ये क्वेश्चन एक चुटकी में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन दोस्तों एक घास का मैदान बड़ा फेमस है, उसमें होता है प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान में होता है। ये प्रेरी घास का मैदान अगर आपको बताया तो कहाँ है? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, पहला वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो क इज द राइट आंसर। रूस में नहीं होता, यूक्रेन में नहीं होता, भारत में मक्का का प्रोडक्शन इन सब जगह होता तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये यूएसए करता है। मैंने बोला था ना कि वहाँ पर मक्का का उत्पादन सूअरों को खिलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर सूअर का मांस खाते हैं दोस्तों। और पोर्क दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है जो सूअर का मांस होता है दोस्तों। तो उनके लिए, उनको मोटा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? मक्का खिलाते हैं। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दुनिया में चाय शुरुआत कहाँ से हुई? भले हम पीते हो सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको होता है हमारे यहाँ से नहीं हुई थी। तो पहले तुम बता दो कि हमारे यहाँ से नहीं हुई थी, ये ऑप्शन तो गलत है। खुद ब्रिटेन वाले लोग तो यहाँ के कॉफ़ी पीते थे, तो उनके यहाँ से चाय की शुरुआत हुई नहीं थी। यूएसए वाले ठंडे वाले ये भी लोग नहीं पीते थे। तो चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से चाय की शुरुआत हुई। च से चाय, च से चाइना, ये ध्यान रख लेना। चाय की शुरुआत दुनिया में चाइना से हुई थी, लेकिन पीते सबसे ज़्यादा हम हैं। रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। नेक्स्ट है रोटी की टोकरी। आपको होता है एक या 2 घंटे का कोई रिकॉर्ड है, गिनीज रिकॉर्ड है हमारे नाम पर। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि सन 2007 में एक रिकॉर्ड बनाया गया था। रेड लेबल कंपनी ने वो एक ऑर्गेनाइज की थी एक पार्टी, और वो नेहरू स्टेडियम इंदौर में की गई थी। तो वहाँ क्या किया गया था कि उस पार्टी में 1 घंटे के अंदर जितने भी लोग आ सकते हैं अंदर आइए, और 1 घंटे में चाय कॉम्पिटिशन किया गया था। इससे पहले दोस्तों शंघाई में हुआ था, तो 25,000 लोगों ने 1 घंटे में एक साथ चाय पी थी, रिकॉर्ड था। लेकिन हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने लगभग 28-29,000 लोगों ने एक साथ पी थी उस एक ही स्टेडियम में भर के सब लोगों ने। और खुशी की बात है कि ये उस कंपटीशन में मैं भी 2007 में शामिल हुआ था, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों। तो हम लोग भले ही चाय में आ गए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप ध्यान रख सकते हो। रोटी की टोकरी या रोटी की डलिया भी बोलते हैं इसको, रोटी की डलिया। जहाँ पर गेहूँ सब, रोटी मतलब गेहूँ, जहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा होता होगा ना, जिस एरिया में, उसको रोटी की डलिया बोलते हैं। दोस्तों ये नाम आप देख रहे हो तो सबको नए नए नाम लग रहे होंगे। येल्ड क्या होता है, डाउन्स क्या होता है, प्रेयरी या प्रेगरी नहीं होता है, प्रेयरी होता है जो कि अमेरिका में है। प्रेयरी घास का मैदान क्या होता है, और स्टेप, ये सब घास के मैदानों के नाम है। घास का मैदान समझ के ये मत समझ लेना कि केवल घास होती हैं, वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। जैसे प्रेरी में मक्का उगाई जाती है, इन सब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। पूछ रहे रोटी की डलिया किसको बोलते हैं? दोस्तों आपने यूक्रेन का नाम सुना है? अक्सर रशिया और दोनों में लड़ाई चलती रहती हैं। कई बार न्यूज़ में पढ़ते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, ऐसा कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो यूक्रेन देश का नाम तो सुना होगा। इस यूक्रेन देश में घास का मैदान है, उसका नाम है स्टेपी घास का मैदान। और इसके अलावा और भी देशों में फैला हुआ है, ये यूरोप में फैला हुआ है। और इसी स्टेपी घास के मैदान में सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं दोस्तों, बहुत गेहूं होते हैं। दुनिया में टॉप पे तो नहीं है, लेकिन एक एरिया में बहुत गेहूं होते हैं, इतने गेहूं होते हैं, इसलिए इसको नाम बोल दिया, रोटी की टोकरी बोल दिया, कि यहाँ पर खाली आपको गेहूं मिलेंगे। कारण उसका है, उसका कारण मैंने बोला था ना कि कृषि के लिए कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण जो है ना वो होती है मृदा। मृदा कारण बताया था मैंने आपको कि मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है खेती के लिए। तो वहाँ की जो मृदा है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो मृदा जो है वहाँ पर कौन सी है? उस मृदा का नाम कुछ विशेष है, उसका नाम है चेरनोजम। चेरनोजम नाम की मृदा पाई जाती है दोस्तों उस जगह पर। इसी वजह से वहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा उगते हैं। और स्टेपी मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेपी प्रदेश को बोला जाता है रोटी की डलिया। यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, स्टेपी घास का मैदान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना, ये देखो कलर ही मैच नहीं खा रहा कुछ भी, सीधे से आंसर है सफ़ेद। व्हाइट कलर जिसका होगा वो सोना होगा,
कपास इज द राइट आंसर। 41 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। विश्व का कॉफी का कटोरा किसे कहते हैं? कॉफी का कटोरा किसको कहते हैं? जैसे गन्ने का कटोरा, शुगर केन का कटोरा किसे कहते हैं, चावल का कटोरा किसे, धान का कटोरा किसे कहते हैं। जब कटोरा शब्द बोला जाता है इसका मतलब ये, कटोरा से ये मत समझिए कि वो उसमें बिल्कुल भिखारी है। कटोरा मतलब उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में वो होता है। तो कॉफी सबसे ज्यादा जिस देश में होगी वही कटोरा होगा। तो हमें पता है वो तो कि ब्राजील उसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, इसलिए ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ होती है आपके सारे MCQs क्वेश्चन खत्म। हमने MCQs क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर magnetbrain.com पर, जहाँ आपको फ्री आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे आप magnetbrain.com सर्च करोगे आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आपको हिंदी मीडियम क्लिक करना है। हिंदी मीडियम क्लिक करने के बाद आपको अपनी क्लास पर जाना है, क्लास नंबर 8। और क्लास नंबर 8 जैसे क्लिक करोगे आपको आएंगे आपके टीचर जो आपको पढ़ाने वाले हैं, उनके सब्जेक्ट नाम और उनके फोटो आपके सामने आ जाएंगे। आपको बस क्या करना है, वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, जैसे पार्ट 1 या पाठ्यक्रम परिचय जो भी आपको पढ़ना है, सारे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। आप जैसे ही अपने वीडियो देखना शुरू करेंगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी सुविधा आपके लिए है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दोस्तों 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से कक्षा 12वीं तक के लिए ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। और ये हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो वाकई अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।